Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Salman. I welcome today's lecture about organizational financial practices. In this lecture, we will study how important are finances for any organization and its management. First of all, we will see a brief introduction followed by the need of capital. Then we will look into the sources of funds. Budgeting and monitoring will be covered as 4 topics. Lastly, we will learn about working capital and cash flow. Let's talk about finances. Are they really important for the success of any business? The answer is yes. In our day-to-day life, we must have seen some example in which the whole business managed because of poor financial management. Therefore, for the success for any organization, the source management of its finances are really important. Now, many of you think that why being computer science students or software engineers, you are learning about financial practices. The answer is many young software engineers and computer science students are attracted by the idea of starting their own businesses. Hence, this lecture emphasizes those aspects of finance and accounting with which the newly graduated computer science students and software engineers is most likely to come into contact. So our first topic is introductions. In introduction, however good the quality of its product or services, no organizations can be successful for any length of time unless its finances are soundly managed. आपका बिजनेस कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कितनी ही अच्छे अंदाज में आप लोगों तक क्यों ना पहुंचा रहे हों, जब तक आपके पास एक साउंड मैनेज फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होगा, आप एज अ बिजनेसमैन अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को एक लंबे अरसे के लिए सक्सेसफुली नहीं चला सकते हैं. मतलब सक्सेसफुली वे में आप ज़्यादा अरसे तक अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर नहीं चल सकते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि मैनी यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स आर अट्रैक्टेड बाय द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन कंपनी. क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो या कंप्यूटर साइंसेज हो, यू पीपल हैव अ स्किल्स और कंप्यूटर साइंसेज डिफरेंट. सम ऑफ यू विल बिकम प्रोग्रामर और डेवलपर और ग्राफिक डिज़ाइनर. तो आप क्या करते हैं, आप कोई किसी के पास जॉब करने के बजाय अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं तो आपकी कोशिश यही होती है कि आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करें. नीड ऑफ कैपिटल में सबसे पहले आप कैपिटल को समझ लें कि अगर इफ़ आई डिफाइन कैपिटल इन वन सेंटेंस, इन्वेस्टेड मनी इनटू बिजनेस, इसको हम कैपिटल कहते हैं. अच्छा, कैपिटल बहुत ज़रूरी होता है. बिजनेस में सरमाया लगता है तो रेवेन्यू जनरेट होता है. कैपिटल कहाँ के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? कैपिटल जो है वो आप अपना सरमाया अपनी सेविंग्स भी लगा सकते हैं. कैपिटल आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी वो पैसे लेके लगा सकते हैं. कैपिटल आप बैंक से भी बारो कर सकते हैं. कैपिटल आप पब्लिक डिपॉजिट्स के ज़रिए या अपनी सिक्योरिटीज़ जो है वो लोगों को सेल कर कर जो है वो भी तभी भी सरमाया जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए. ठीक है, अब ये एक सिनारियो बता रहा है नीड ऑफ कैपिटल के क्यों आपको कैपिटल की ज़रूरत होती है. अगर इसमें उसने बताया कि ग्रुप ऑफ न्यू और रिसेंट ग्रेजुएट्स इन कंप्यूटिंग डिसाइडेड टू सेट अप देयर ओन कंपनी टू प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड देयर इंटेंशन इज टिपिकली टू ऑफर कॉन्ट्रैक्ट हायर सर्विसेज. कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं, उन्होंने प्लान किया कि वो उनको अपनी कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी चाहिए और अपनी सर्विसेज लोगों को ऑफर करनी चाहिए. उससे सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट हायर सर्विसेज देंगे. कॉन्ट्रैक्ट हायर सर्विसेज क्या होती है कि पर डे सर्विसेज देंगे कि जो हम काम करेंगे साथ के साथ ही हमें मुआवजा मिलना चाहिए, तो हम कॉन्ट्रैक्ट हायर सर्विसेज हम लोगों को देंगे. लेकिन जो दुनिया के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है वो पेमेंट के हवाले से, वो क्या है? क्लाइंट इज अनलाइकली टू पे एन इनवॉइस विद इन लेस देन 1 month ऑफ रिसीविंग इट. Some large companies are notorious for not paying invoices for as much as 6 or even 12 months.
दुनिया में कॉमन जो प्रॉब्लम है वो पेमेंट्स के वाले से, क्लाइंट आपसे काम ले लेता है और 1 मंथ तक जो है वो आपको कोई पेमेंट नहीं करता, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो बदनाम है, नोटोरियस हैं कि वो पेमेंट जो है वो 6 मंथ या साल तक वो पेमेंट ही नहीं करती हैं। तो उस सूरत में जब आपको पेमेंट नहीं मिलेगी तो आप कैसे अपने बिजनेस को चलाएंगे, कैसे अपनी कंपनी को चलाएंगे? देयर विल बी नीड टू हैव सम मनी विद विच सो स्टार्ट द वेंचर। अपने वेंचर को, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या है, आपको पैसों की ज़रूरत है। आपके पास द ग्रुप नीड्स इनफ कैश इन हैंड टू बी एबल टू लीव फॉर एट लीस्ट 3 मंथ्स। एडिशनल मनी विल बी नीडेड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। अब आप देखें इस ग्रुप को, जो बिजनेस ग्रेजुएट है कंप्यूटर साइंसेज का, उसको इतने पैसे चाहिए कि कम से कम 3 माह जो है वो सरवाइव कर सकें, और एडिशनल मनी उनको रिक्वायर्ड होगी अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को और मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स और पैकेजेस a much larger sum of money is likely to be needed while they are being developed because there will be no revenue coming into the company। अब आप देखें जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ आते हैं, बड़े पैकेजेस की तरफ आते हैं जिनको 6 माह या साल या 2 साल लग जाते हैं प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करते करते, तो वो प्रोजेक्ट्स आप कैसे करेंगे जब आपके पास कोई पैसा नहीं होगा? ज़ाहिर बात है आपको डेवलपमेंट कॉस्ट तो पे करनी है ना। तो अपनी कंपनी के लिए, आपको चलाने के लिए क्या है ज़रूरी, आपको रेवेन्यू का होना ज़रूरी है। अगर आप लार्ज प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी कास्ट को बेयर करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, जो स्टाफ आपके पास होगा, जो बिल्डिंग, जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे होंगे, उन सब की कॉस्ट को जो है वो आपको पे करना है। तो इसके लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत होती है। अब कैपिटल हम कहाँ हमें ज़रूरत होती है, हमने क्या क्या उसका यूज़ करना होता है बेसिकली ना। फॉर स्टार्टिंग पीरियड कैश विल बी नीडेड फॉर, आपको सैलरीज देनी है, अपने रेंट रेट्स देने हैं, हीटिंग एंड लाइटिंग ऑफ द प्रीमिसेस देनी जो आप इस्तेमाल करेंगे, ये करते हैं, इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल आपने पे करना है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स आपको पे करनी है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस आपने देने हैं रेंजिंग फ्रॉम द कंपनी स्टेशनरी टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये तमाम के तमाम चीज़ों को पे करने के लिए, इनवाइसेस के अगेंस्ट पेमेंट के लिए व्हाट यू आर रिक्वायर्ड कैपिटल। ठीक है, अब ये कैसे आपके पास ये कैपिटल आएगा? हाउ डज वन सेट अबाउट राइजिंग द मनी? द फर्स्ट स्टेप इज प्रोड्यूस अ बिजनेस प्लान। सबसे पहले आपको पैसों को जनरेट करने के लिए, आपको अपने स्पॉन्सर को इम्प्रेस करने के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ सक्सेसफुल बिजनेस प्लान। एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लान बनाना है जिससे आप अपने स्पॉन्सर से, या आप जिससे अपने लोन लेना चाहते हैं, या जिससे भी आपने फंड लेने हैं, उसको अपने बिजनेस प्लान का बताना है। इट टिपिकली कंटेन्स, उसमें क्या शामिल होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द कंपनी विल बी डूइंग टुगेदर विद इंफॉर्मेशन टू शो व्हाट इट इज टेक्निकली फिजिबल एंड दैट फाउंडर्स ऑफ द कंपनी हैव द नेसेसरी एक्सपर्टीज, an assessment of the size of the market and the competition, the predictions of the financial performance of the company। उसमें एक डिटेल डिस्क्रिप्शंस आप बिजनेस प्लान में बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप उस काम के लिए टेक्निकल फिजिबल हैं, और जो फाउंडर्स हैं इस कंपनी के क्या उनके पास वो एक्सपर्टीज़ रखते हैं इस काम को करने के हवाले से। आपने मार्केट को और जो अपने कंपटीटर्स को जो है वो आपने असेस किया है, और आपको ने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी जो फ्यूचर के हवाले से उसको प्रेडिक्ट किया है कि आपको हाउ मच मनी यू विल रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। तो ये तमाम का तमाम आप इसमें शामिल करते हैं बिजनेस प्लान के अंदर। जो आपका स्पॉन्सर उसको पढ़ता है, उसको रिव्यू करता है, और फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि आपको फंड्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ फंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फंड्स कहाँ से मिलते हैं? दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू ग्रांट्स, लोन्स, सेल्स ऑफ इक्विटी। जैसे मैंने भी शॉर्टली आपको बताया भी है कि आप किस तरह सरमाया इकट्ठा कर सकते हैं, ले सकते हैं और अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। सबसे पहले हम ग्रांट्स को देख लेते हैं। अ ग्रांट इज अ सम ऑफ मनी given to the company while the company is obliged to demonstrate that it has been used for the purpose for which it was intended. It is not intended that the grant should ever be paid back to the organization which gave it. ग्रांट क्या होती है? जो कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन को तोहफे के तौर पर देती है, उसका जो ग्रांट लेने वाली कंपनी होती है वो ये शो करती है कि उसका पर्पज़ क्या है, वो किस पर्पज़ के लिए वो ग्रांट को यूज़ करेगी। और जो ग्रांट होती है जो ऑर्गेनाइजेशन जो लेती है वो अमूमी तौर पर वो ग्रांट उसको वापस नहीं करती, क्योंकि वो उसको अप्लाई करती है, उसको काम करने के लिए वो ग्रांट दी जाती है। The availability of grant and other help for new companies depends very much on where the company is located, how many people it expect to employ, and on government policy and at the time.
जो अवेलेबिलिटी ग्रांट, मैंने जैसे आपको बताया कि आप बिजनेस प्लान बनाते हैं, स्पॉन्सर्स को देते हैं, स्पॉन्सर उसकी बेसिस पर उसको इवेलुएट करता है, वो देखता है कि कंपनी कहाँ लोकेट करती है, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, आपकी तमाम फिजिबिलिटीज़ को देखता है, आपकी टेक्निकलिटीज़ को देखता है, फिर कितने एम्प्लॉयज़ आपको ज़रूरत है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो स्पॉन्सर या डोनर होता है वो क्या करता है, वो ग्रांट्स जो है वो अलाउ करता है या फिर वो रिजेक्ट कर देता है। ठीक है ना, उस ग्रांट से फिर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। Next is loan. A loan is a sum of money lent to the company. Interest is payable on it at a rate that may be fixed or variable, and the loan is usually for a fixed period. अच्छा, लोन के बारे, लोन क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप फैमिली से लोन पैसे नहीं मिले, आपके फ्रेंड से नहीं मिले, आपने कोई सिक्योरिटीज सेल नहीं की, आपने कोई पब्लिक डिपॉजिट नहीं लिया, तो फिर उसका आपके पास एक ही हल है कि आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक से कहते हैं जी कि मुझे बैंक के पास या कोई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको जो लोन्स देते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे इदारे ऐसे काम कर रहे हैं, NRSP का इदारा है, यूफोन का एक इदारा लोन का है, एक चैरिटी इदारा है मसावात का जो लोन देता है, बैंक्स बहुत सारे बैंक्स हैं जो ये लोन पर काम कर रहे होते हैं। तो लोन बेसिकली क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, फिक्स रेट पर भी होता है, वेरिएबल रेट पर भी होता है, जो आप लेते हैं एक फिक्स पीरियड के लिए आप लेते हैं और उसको आप अपने फिर बिजनेस में वो लगाते हैं। और द कंपनी इज लायबल टू पे बैक द लोन, एंड इफ द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन द लेंडर इज इंटाइटल्ड टू रिकवर द लोन फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब क्या है कि कंपनी लायबल है उसको पे लोन को पे बैक करने के हवाले से। ठीक है, कंपनी अगर ख़त्म हो जाएगी, लिक्विडेट भी हो जाएगी, तो वो जो लेंडर होता है वो इंटाइटल होता है वो रिकवर करने का कि वो जितना भी उसने सेल्स ऑफ एसेट्स, जो कंपनी के एसेट्स होते हैं उनको सेल करके अपने पैसों को वो रिकवर करने के हवाले से, क्योंकि वो एक सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती है। इन मोस्ट केसेस सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड फॉर द लोन। कंपनी ख़त्म भी हो जाए तो सिक्योरिटी की बेसिस पर वो जिम्मेदार होता है, कोई भी जो उससे लोन लेने वाला होता है कि वो उसको पे करे। अच्छा, मैंने आपको एक और ज़रिया बताया था कि आप अपने जो है वो पब्लिक डिपॉजिट्स भी ले सकते हैं या अपनी सिक्योरिटी को सेल करके भी आप जो है वो पैसा जनरेट कर सकते हैं बिजनेस के लिए, जिसको हम सेल्स ऑफ सिक्योरिटी कहते हैं। इक्विटी कैपिटल इज मनी पेड बाय द कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ शेयर इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, और शेयर होल्डर और एट अ मच ग्रेटर रिस्क ऑफ गेटिंग अ पुअर रिटर्न on their capital or even losing it completely than our lender, but in compensation for this they stand to make a greater profit than lender if all goes well. अच्छा, इक्विटी कैपिटल क्या है? जो कंपनी अपने शेयर्स को सेल करती है, कंपनी को अपने शेयर्स को सेल करने के बाद जो अमाउंट मिलती है उसको हम इक्विटी कैपिटल कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसुई गैस की कंपनी है, वो अपने हिस्से जो है वो बाहर के लोगों को सेल करती है और जो पैसा आता है उसको अपने बिजनेस में लगाती है। ठीक है, तो ये जो लोन देने वाले होते हैं वो क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से कवर होते हैं, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। शेयर होल्डर्स क्या होता है कि वो हाई रिस्क में तो होता है, लेकिन कंपनी को अगर प्रॉफिट हो तो उसका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है। अब मिसाल के तौर पर गैस कंपनी के पास $100 जो है वो शेयर कैपिटल आता है और उसने $10,000 जो है वो बैंक से लोन लिया हुआ है, जिस पर 10% जो है वो उसने उसको पे करना है। अब आप ये देखेंगे, अगर कंपनी को $1,000 प्रॉफिट होता है तो वो तो जाहिर ही बात है उस पर लोन में चला जाएगा और उसको शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट $2,000 होगा तो वो $100 जो शेयर कैपिटल आया था वो उसमें तो वो तकसीम करेगी। उसमें जब तकसीम करेगी तो जाहिर ही बात है उनको काफ़ी पैसा $100 उन्होंने दिया और उसको काफ़ी मार्जिन में जो है वो प्रॉफिट मिला। तो ये होता है, उसको रिस्क भी होता है लेकिन रिटर्न उसका ज़्यादा होता है। लेकिन लैंडर्स के साथ क्योंकि सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है इसलिए वो ज़्यादा रिस्क में नहीं होता, बल्कि वो अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता है, बिजनेस लिक्विडेट भी हो जाए तो वो उसके एसेट्स को सेल करके अपने पैसे जो है वो रिकवर कर सकता है। अब अगला टॉपिक है जी बजटिंग एंड मॉनिटरिंग। बजटिंग एंड मॉनिटरिंग का देखें, बजट इज द प्रोडक्शन ऑफ द फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कवरिंग यूजुअली द करंट और द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एक प्रोडक्शंस होती है जो आप आने वाले वक्तों के हवाले से कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशंस के हवाले से कि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी अपने आप को कहाँ देखती है। द ऑर्डिनरी मैनेजर इन अ कंपनी इज हाउएवर मच मोर कंसर्न विद बजटिंग एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो आपका ऑर्डिनरी मैनेजर होता है उसको बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। जाहिर ही बात है कि अगर रेवेन्यू होगा तो वो बेहतर तौर पर रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने
उसको चला सकता है, और अगर इसको वो नहीं होगा तो लॉस होगा, जाहिर बात है। वो कैसे एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा होंगे इनकम से, तो उसके लिए उसको ऑर्गेनाइजेशन को, बिज़नेस को ज़्यादा लंबे अरसे तक चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि बताया है पहले ही कि आपका जितना ही अच्छा बिजनेस क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे रहे हो, अगर साउंड फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होगा तो आप अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं, अपने लाइबिलिटीज़ हैं, डेब्ट्स हैं, वो पे नहीं कर सकते। ठीक है। बजटिंग इज़ एन अट्रैक्टिव प्रोसेस जिसमें बहस और तकरार होती है। देखा नहीं, जब गवर्नमेंट का बजट बनता है तो कितनी बहस और तकरार होती है। इसी तरह जब किसी इदारे का बनता है तो बहुत सारे लोग, सब लोगों को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, तो वो बहुत सारी बहस और तकरार के बाद फिर कंसेंसस होता है और फिर उस बजट को फाइनल किया जाता है। अच्छा, बजटिंग एंड मॉनिटरिंग का नेक्स्ट उसमें ये क्या है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द बजट इज लाइकली टू शो एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग इनकम, since the operating managers will want to expand their operations while the sales and marketing departments will not wish to give hostages to fortune by being over optimistic about the volume of sales it can generate. Adjustment will have to be made repeatedly until a situation is reached in which budgeted sale exceed budgeted expenditure with a reasonable profit margin. The operation manager are happy that they can service the predicted volume of sales with the budgeted staff levels, and the salesmen are likely to contribute their efforts to increase the sales. सबसे पहला वर्जन जो बजट का होता है ना, इसमें हमेशा याद रखेंगे एक्सपेंडिचर जो होते हैं इनकम से बढ़ जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना चाहती है, जबकि सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की कोशिश होती है कि वो मुमकिन सेल्स को एग्जैजरेट ना करें, मतलब कम ना होने दें, उसको आगे बढ़ाएं। एट द एंड क्या होता है कि सेल्स बढ़ जाती है और फिर आप एक्सपेंडिचर्स और को आप मीट कर लेते हैं और सेटिस्फैक्टरी लेवल जो अपना हासिल कर लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएं जी कि वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो। वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको बताया है कि वो सरमाया जो अपने अपने बिजनेस में लगाया है। कैश फ्लो वो होती है जो कैश इक्विवेलेंट से आपके स्टार्टिंग या एंडिंग बिजनेस में जो भी चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, कैश फ्लो कहते हैं। अच्छा, इट इज़ परफेक्टली पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू बी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल एंड येट बी अनेबल टू पे इट्स बिल। ये कंपनी के लिए मुनासिब बात नहीं होती कि वो अपने जो बिल होते हैं उनको वो अदा ना कर सके। ज़ाहिर बात है कोई कंपनी है और उसके लिए अपने बिल्स को भी, अपने एक्सपेंसेस को भी मीट करना इंतहाई ज़रूरी होता है। जैसे वो अपना रेवेन्यू प्लान करती है, इनकम हासिल करना चाहती है। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि कंपनीज़ के जो अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं वो अक्रूवल बेसिस पे चल रहे होते हैं। अक्रूवल बेसिस क्या होती है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप गौर से समझिएगा। अक्रूवल बेसिस ये होती है कि वो अपनी सेल्स को रेवेन्यू समझती है। मतलब से एक चीज़ होती है सेल्स हो गया, एक चीज़ होती है कि सेल्स की रेवेन्यू भी आपने हासिल कर रहे हैं, लेकिन सेल्स की रेवेन्यू आने से पहले ही सेल्स को अगर आप रेवेन्यू समझेंगे तो उसको हम कहते हैं अक्रूवल बेसिस, कि अभी पैसे आए नहीं लेकिन आपने उसको कागज़ों में अपनी रेवेन्यू कंसीडर किया। अब जब आपके पास रेवेन्यू आई नहीं और अक्रूवल बेसिस पर आप चल रहे हैं तो आपको ज़ाहिर बात है आपको अपनी कॉस्ट भी तो पे करनी है। जब कॉस्ट पे करेंगे तो आप इनवाइसेस तो बनाएंगे, लेकिन उसकी पेमेंट तब करेंगे जब आपके पास पैसा आएगा। द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या होती है? वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ये है कि आपके पास साल का या 1.5 साल का या 2 साल का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट तो चल रहा है ज़ाहिर बात है, लेकिन अब आपके पास पेमेंट तो नहीं है। अब पेमेंट आएगी तो आप अपनी कॉस्ट को बेयर कर सकेंगे और उसको अदा कर सकेंगे। तो प्रॉब्लम इज़ कि वो वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो इसके लिए क्या होता है, इट इज़ यूजुअल टू निगोशिएट स्टेज पेमेंट रेदर देन लीविंग ऑल पेमेंट अंटिल द वर्क इज़ कम्प्लीटेड। तो कोई भी इदारा ये पूरी पेमेंट्स तक वेट नहीं करता, तो वो क्या करता है, वो यही करता है कि वो उससे निगोशिएट करता है स्पॉन्सर से, अपने क्लाइंट से, और उसको कहता है कि जी हम पार्शली जितना काम हम कर लेंगे आप उतनी पेमेंट हमें करते जाएं, ताकि हम अपने काम को और अपने जो बाकी चीज़ों को उसको भी चलाते जाएं। ज़ाहिर बात है आपके पास स्टाफ है, आप एक रेंटेड बिल्डिंग में रह रहे हैं, आप जो है वो बिजली यूज़ कर रहे हैं, आप अपने जो है वो जो अपने आउटसोर्स किया हुआ है, किसी कंसल्टेंट को लिया हुआ है जो आपकी जो डिज़ाइनिंग या डेवलपिंग में आपकी हेल्प आउट कर रहा है, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपकी मदद हेल्प कर रहा है, तो वो उसको आपने तो हर माह पे करना है। और अगर आप 1 साल वेट करेंगे तो आप कैसे अपनी कंपनी को चला पाएंगे? तो इसलिए आपको निगोशिएट करना पड़ता है अपने उस स्पॉन्सर से कि जी ये जो आप हमें जो है वो क्वार्टरली पेमेंट करें या 3 मंथ के बाद पेमेंट करें, ताकि हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकें।
Cash has therefore to be found to cover the gap between what a company has to pay out in cash and what it receives in cash working capital. जैसे कि मैंने आपको कैश फ्लो का बताया कि वो आप कैश और कैश इक्विवेलेंट आपकी जो चेंजेस आती हैं बैलेंस शीट के अंदर और इनकम के अंदर वो उसको बताती है। तो कैश बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो आपको कवर करता है उन गैप्स को कि कितने पैसे आपने देने हैं और कितने पैसे आपके बिजनेस के अंदर आने हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, आप डॉक्यूमेंट कैश फ्लो प्रेडिक्शन इज द अमाउंट ऑफ कैश एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड एंड डिसबर्स्ड इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 12 मंथ। आप 12 साल के लिए, एक साल के लिए कैश फ्लो प्रोडक्शंस आप बनाते हैं जिसमें आप बताते हैं कि इतना पैसा बिजनेस के अंदर आएगा और इतना पैसा बिजनेस में डिसबर्स होगा इन केस ऑफ सैलरीज, इन केस ऑफ रेंट, इन केस ऑफ वेजेस, इन केस ऑफ वो यूटिलिटी बिल्स, किसी भी हवाले से जो आपने वो उसको पे करना है वो उसके अंदर पे होगा। लास्ट में द बैंक स्पेसिफाई द मैक्सिमम दैट कैन बी बारोड ऑन एन ओवरड्राफ्ट बट इंटरेस्ट इज ओनली पेएबल ऑन द अमाउंट एक्चुअली। बैंक क्या करता है, वो बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ओवरड्राफ्ट की बेसिस पर बैंक से आप जो है वो पैसा कुछ ले सकते हैं कि अगर आपका बैलेंस कम भी हो। मिसाल के तौर पर अगर आपके 30,000 बैंक के अकाउंट में है, आप बैंक आपको 1 लाख रिक्वायर्ड है, आप ऑन द बेसिस ऑफ ओवरड्राफ्ट ऑफ बैंक से 1 लाख रुपये बारो कर सकते हैं। बैंक जो है वो आपसे जो पैसे वो देगा 70,000, उसी पर ही वो उस पर इंटरेस्ट लेगा। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि बैंक आपको नोटिस दे देता है कि जी वो आप अपना वो जो है लोन जो है वो सबमिट करवाएं और आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप उसको अदा नहीं कर पाते। तो व्हाट विल हैपन, आप क्या करते हैं, आप एक रिक्वेस्ट उसको जनरेट करते हैं, उसको कहते हैं कि जी इसकी जो टाइम फ्रेम है इस ओवरड्राफ्ट का कुछ बढ़ा दिया जाए ताकि जो है वो हम इसको पे कर सकें। अभी हमारी जो कुछ पेमेंट्स हैं वो रुकी हुई हैं, मार्केट में पैसा नहीं है। तो फिर म्यूचुअल कंसेंसस से फिर क्या होता है कि बैंक वो कुछ पैसे आपको वो बढ़ा देता है। ठीक है जी, तो ये दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस का मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं आपके लिए, नॉलेज के लिए, तो आपके आने वाले वक्तों में काम आएगा। देखिए कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है कि पेमेंट्स आपके पास रेवेन्यू पहले आता है और बाद में आप एक्सपेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, और एक्रूवल बेसिस में क्या होता है कि आप सेल्स को रेवेन्यू समझते हैं, अभी आपके पास पैसा नहीं आया होता लेकिन आप कागज़ में उसको रेवेन्यू समझते हैं और उसकी बेसिस पर इनवॉइसेस जनरेट करते हैं। कोई सैलरीज हैं उसको एक्रूवल बेसिस पर चला रहे होते हैं, कोई पेमेंट्स हैं उसको एक्रूवल बेसिस पर चला रहे होते हैं। वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड तो हो रही होती है लेकिन पे नहीं हो रही होती। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।